सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो टीजीटी कमीशन होने वाला है उसके लिए हमने हिंदी मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। तो आज हमारा छठवां मॉक टेस्ट है। तो आइए समय न गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, बोलता है हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है बच्चों, उसकी मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। शौरसेनी, अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी या उपरोक्त सभी। तो यदि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति की बात करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका, शौरसेनी, अपभ्रंश। ये आपका इन्वायरमेंट ऑफिसर में भी पूछा गया प्रश्न है। एचपीपीएससी द्वारा अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया है। इनको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना है ना। बोलता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, पूछा गया प्रश्न है ना। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का है बच्चों, उर्दू, फारसी, अरबी या संस्कृत। यदि हिंदी भाषा के शब्द की बात करें तो ये कौन सी भाषा का है, ये हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है। तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है बच्चों। तो यदि हम देखें अघोष क्या होता है, अघोष होता है, देखो प्रत्येक अगर स्पर्शीय व्यंजन की बात करें है ना, जबकि स्पर्शीय व्यंजन हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और ब, भ है ना। ये क्या है, ये आपके वर्गीय व्यंजन है। इसका पहला और दूसरा, इसके अलावा बच्चों जो आपके ऊष्म है ना, ऊष्म के प्रथम तीन है ना, ऊष्म के प्रथम तीन माने श, श और स, ये भी आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। यदि ह की बात करें बच्चों तो ह किसके अंतर्गत आता है, ये आपका घोष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आपका घोष के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा है ना, ऑप्शन डी। ह किसके अंतर्गत आता है, ये अघोष के अंतर्गत नहीं, ये घोष के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है ओ वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। तो यदि ओ वर्ण का उच्चारण स्थान की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ या उपरोक्त सभी। तो देखो ओ की बात करें तो ये क्या है, ये आपका संयुक्त स्वर है ना। संयुक्त स्वर आपके ए है ना, ये ए ओ और ओ है ना। इन्हीं को ही विजातीय स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्यों कहा जाता है, इनको अभी देखते हैं ना। देखिए उच्चारण स्थान की बात करें तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि यदि हम पहले तो इसको कर लेते हैं ना, इसकी बात करें तो किससे मिलकर बना है ये ओ, अ प्लस छोटा ऊ से मिलकर है ना। तो यदि हम अ की बात करें बच्चों तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान है आपका कंठ है ना। क्या है, कंठ है। यदि ऊ की बात करें तो ये क्या है, ओष्ठ है ना। क्या है ये, ओष्ठ है ना। तो दोनों जब संयुक्त रूप से मिलेंगे तो कंठोष्ठ है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा कंठोष्ठ है ना। और वैसे ही ये संयुक्त बाकी हैं। ए किससे मिलकर बना है, ये अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है ना। अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल में, वो आपको मैं बता दूं कि मैंने सेपरेट करके वीडियो डाल दिए हैं ना। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, अभी तक ये इतने हो गए हैं। बाकी भी मैं आपको सेपरेट करके वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद ही आप मोक लगाना है ना। और बाकी जो पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने मोक बनाए थे वो भी PYQ हैं सारे, उनको भी अच्छे से कर लेना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है। बोलता है निम्न में से बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी, है ना। जो बद्धाक्षर है ना, ये बद्धाक्षर है ना। ठीक है, ये बद्धाक्षर। तो बद्धाक्षर की जो बच्चों अंतिम ध्वनि होगी वो क्या होगी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या उपरोक्त सभी। तो इसकी बात करें तो ये आपकी व्यंजन हो जाएगी। देखो बद्धाक्षर अक्षर के प्रकार है ना, अक्षर के दो प्रकार माने जाते हैं, एक बद्धाक्षर और एक मिनट, इनको ही यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके यदि बात करें तो बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर क्या है बच्चों, ये अक्षर के दो प्रकार हैं ना। ये अक्षर के दो प्रकार हैं। यदि हम बद्धाक्षर की बात करते हैं तो बोलता है कि इसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है ना। जिसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी, व्यंजन होगी। जैसे ये शब्द है ना, तो ये प क्या है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, व्यंजन है, ये प है ना। ठीक है, यहाँ से स्वर निकाल दिया है तभी हलंत लगाया है ना, तो अंतिम ध्वनि क्या है, इसकी व्यंजन है। नाम है तो इधर भी क्या दिख रहा है आपको, ये भी आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका व्यंजन है। यदि मुक्ताक्षर की बात करें, मुक्ताक्षर नाम से ही लग रहा है, पता है ना कि मुक्त है जो है ना, इसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी, ये स्वर होगी। जैसे पूछा गया प्रश्न है ना, जो, खा, गा और रे। यदि जो की बात करें तो ओ है ना, ये क्या है, ओ की मात्रा है। तो ओ क्या है, अंतिम क्या है, मुक्ताक्षर क्या है, अंतिम स्वर है, स्वर ध्वनि है। ठीक है, खा की बात करें तो आ की मात्रा है, तो अंतिम क्या है आपका मुक्ताक्षर, स्वर है। गा भी आ की मात्रा है। रे ए की मात्रा है ना, छोटे ए की मात्रा, रे, तो ये क्या है,
ये आपके अंतिम अक्षर जब भी आपके स्वर होंगे तो वो मुक्ताक्षर कहलाएगा, है ना। और बद्धाक्षर क्या होता है? बद्धाक्षर होता है बच्चों जब अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जैसे आपसे यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। देखिए डीपली चीज़ें करेंगे तो जो नॉर्मल चीज़ें होंगी वो इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। और डीपली तो जितना कठिन करेंगे तो इजीली सारी चीज़ें उसमें समाहित होती जाएंगी। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो यदि बच्चों स्वर संधि की बात करें, है ना, यदि संधि की बात करें तो संधि के 3 प्रकार हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यदि हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लगभग आपके 70% प्रश्न यहाँ से ही पूछे जाते हैं ना, यहाँ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके स्वर संधि अगर इजीली याद हो गई तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक है। अगला पहले बोलता है कि 5 वो कौन कौन से बच्चों, यदि 5 की बात करें तो देखो दीर्घ स्वर, गुण, है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये आपके 5 हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 स्वर ये आपके 5 प्रकार हैं, ठीक है। बोलता है प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, है ना। देखिए शुद्ध अशुद्ध तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 आपके अशुद्ध हैं और इसमें एक शुद्ध है, आपको शुद्ध का चयन करना है। तो यहाँ क्या है, उच्छृंखल क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द उच्छृंखल कैसे लिखते हैं बच्चों? तो जो आपका शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा आपका उच्छृंखल, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों? उच्छृंखल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलता है केंद्रीकरण, है ना। केंद्रीयकरण को कैसे लिखते हैं? तो केंद्रीकरण कैसे लिखते हैं बच्चों? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। केंद्रीकरण होता है ना, केंद्रीयकरण नहीं होता है ना, केंद्रीकरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गृहीत को कैसे लिखते हैं बच्चों, है ना। गृहीत को कैसे लिखते हैं? तो यदि गृहीत की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। गृहीत को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। गृहीत नहीं होता है, गृहीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है गृहस्थ को कैसे लिखते हैं? तो गृहस्थ की बात करें तो बच्चों गृहस्थ शुद्ध रूप ये है ना, ये पूछे गए हैं, जितने भी हैं बच्चों आपके पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है रीना हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है ना। तो रेखांकित शब्द क्या है बच्चों? ये लक्ष्मी है। तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपकी जातिवाचक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रीना हमारे घर की लक्ष्मी है। बोलता है कि जब भी, है ना, जब भी संज्ञा, है ना, एक से ज़्यादा का बोध कराने लगे, है ना, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से ज़्यादा का बोध कराने लगे तो वो किस में चली जाएगी? वो आपकी जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो लक्ष्मी माता के बारे में अगर बात कर रहा होगा तो फिर क्या है, वो लक्ष्मी माता क्या है, वो फिर व्यक्तिवाचक ही है। पर यहाँ लक्ष्मी माता के गुण बताए जा रहे हैं किसमें? रीना में। तो यहाँ क्या है, लक्ष्मी माता फिर जाति हो जाएगी, है ना, ये फिर जातिवाचक हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ बोलता है वाक्य में रेखांकित शब्द किससे मिलकर बनी भाववाचक संज्ञा है ना। तो देखो भाववाचक संज्ञा क्या है, ये सर्दी है। तो ये सर्दी किससे मिलकर बनी है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से? देखो सर्दी बना है किससे बच्चों? ये सर्द से मिलकर बना है ना, ये सर्द से मिलकर बना। तो सर्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो सर्द आपका विशेषण है। सर्द मौसम है ना, मौसम की विशेषता बता रहा है कि सर्द है ना, तो सर्द क्या है? विशेषण है। तो विशेषण से मिलकर भाववाचक संज्ञा बनी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है मुझसे यह कार्य ना सधेगा। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, तो कौन सा कारक है बच्चों? मुझसे यह कार्य ना सधेगा, तो मुझसे शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? करण कारक, है ना। इसमें ये मत कर देना, कर्ता कारक में मत चले जाना। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो किससे नहीं होगा? करण से, है ना, के द्वारा, ठीक है, करण से। तो ये क्या है आपका हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा मुझसे, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, में कौन सा अव्यय है? तो कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, वाक्य में कौन सा अव्यय है बच्चों? तो यदि इसके अव्यय की बात करें तो ये क्या है आपका? संबंध बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ आप इन्हीं चीज़ों से ही, के बाद के, ऊपर के, यहाँ के, वहाँ, जहाँ भी ये शब्द होंगे, है ना, जहाँ विभक्ति दी गई होगी, है ना, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, है ना, मा, में, मी, वो क्या है? वो संबंध को बता रहा है। तो देखो कृष्ण और अवतार के बीच में संबंध को बोलता है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसी और संज्ञा या सर्वनाम शब्द या पद के साथ जब जोड़ने के कार्य को संपूर्ण कोई वर्ण या कोई शब्द करते हैं तो क्या
होते हैं, वो आपके संबंध बोधक होते हैं। तो देखो कृष्ण और अवतार के बीच में ये संबंध बताने का काम कर रहे हैं ना। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण देखो, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं ना, स्थानवाचक है ना, स्थानवाचक, आपका कालवाचक, रीतिवाचक और चौथा है आपका परिमाणवाचक। तो देखो वो तो था नहीं यहाँ। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होता है दो वाक्यों को जोड़ने का काम या दोनों के बीच में समानता दिखाने का काम करता है, ठीक है। उस विस्मयादि बोधक, देखो विस्मयादि तो इसमें है नहीं, है ना, तो ये सारे आपके नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक, संबंध को दिखाने की बात की जा रही है यहाँ, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो परसों क्या है? उपसर्ग है, सर्वनाम है, कारक है या अव्यय है? तो यदि परसों की बात करें बच्चों तो ये अव्यय है। अव्यय भी कौन सा अव्यय है ना, जो नए हैं हमारे चैनल पे, मैंने पहले भी बता दिया है कि पहले तो आप सेपरेट जो वीडियोस हैं उनको देख लेना, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना। स्पेशली देखो क्रिया हो गई, अव्यय हो गए, है ना, ये तो आप बिना समझे, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक प्रश्न नहीं बनेंगे, और यहाँ से तो एग्जामिनर पूछता ही है ना। तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय भी कौन सा? 4 प्रकार हैं इसके, है ना, और 5वां निपात है, पर निपात को इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं, अलग से पढ़ते हैं ना। तो इसके 4 प्रकार हैं। तो इसमें ये कौन से प्रकार में आता है? ये क्रिया विशेषण में आता है ना। किस में आता है बच्चों? क्रिया विशेषण में। मैंने आपको क्रिया विशेषण को पहचानने के तरीके भी बताए हैं ना, कि क्रिया विशेषण में भी कौन सा है ये? देखिए क्रिया विशेषण में यदि स्थान को आपने पहचानना है, स्थान, काल, रीति और परिमाण, है ना। क्या है बच्चों? चौथा परिमाण, है ना। अब यहाँ देखो स्थान के बारे में पता करना है तो कहाँ क्वेश्चन करना है? किससे? क्रिया से। कहाँ क्वेश्चन करेंगे? अगर आंसर मिलता हो तो स्थान है। काल के बारे में पता करना है तो कब क्वेश्चन करना है ना। रीति के बारे में पता करना है तो कैसे क्वेश्चन करना है ना, कैसे। परिमाण के बारे में पता करना है तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन करेंगे? कितना क्वेश्चन करेंगे। कितने का यदि आंसर आता है तो परिमाणवाचक होगा। अब देखो यहाँ राजीव परसों चला जाएगा, है ना। अब ये देखो संयुक्त रूप से आई हैं, चलना और जाना। तो देखो जाना क्रिया है, ठीक है, जैसे चलना या जाना क्रिया है, तो परसों जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नहीं आया आंसर। कब जाएगा? कब जाएगा? तो परसों जाएगा। कब जाएगा बच्चों? परसों जाएगा। तो ये क्रिया विशेषण में कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ये, समझ गए आप। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है बच्चों? आमदनी, खरगोश, सितार या लिहाज। तो इसमें आपका लिहाज आपका फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ये कौन सी भाषा का है? ये आपका अरबी भाषा का शब्द है ना। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ना कि फारसी का। इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। देखिए अरबी, फारसी, तुर्की, है ना, जापानी, तद्भव, तत्सम, ये शब्द जरूर पूछता है। बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है बच्चों? पीला, घुड़सवार, विद्यालय या लंबोदर, है ना। जिसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका लंबोदर हो जाएगा, ठीक है। रूढ़ क्या होता है? ये पीला क्या है? ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनके, बोलता है कि जिनके सार्थक टुकड़े ना हो, है ना, जिनके टुकड़े ही नहीं, जिनका संधि विच्छेद ना हो। संधि विच्छेद भी हो तो सार्थक ना हो, ठीक है। तो क्या है? रूढ़ है, जैसे पीला, नीला, काला, हरा, है ना, पेट, आंत, नाक, कान, आंख, है ना, ये क्या है? आपका रूढ़ शब्द है। अब बोलता है घुड़सवार, ये आपका क्या है? ये यौगिक शब्द है। यौगिक माने जब भी दो शब्द को तोड़ेंगे तो दो सार्थक शब्द निकलेंगे, है ना, जैसे घुड़ और सवार, है ना। घुड़सवार क्या है? घुड़ मतलब घोड़ा और सवार, है ना। तो क्या है? दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये यौगिक है, माने दो सार्थक शब्दों से मिलकर जब बना होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर जो बनने वाला शब्द होता है वही आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है ना। और योगरूढ़ की बात करें, योगरूढ़ तो देखो जब भी दो शब्द होंगे, है ना, दो शब्दों को जब तोड़ेंगे, है ना, दो शब्दों को जब तोड़ेंगे तो उनको जब मिलाएंगे तो देखो दो शब्द, अब यहाँ था तो घुड़सवार मतलब घुड़सवार, है ना, घोड़ा और सवार, तो क्या होगा? घुड़सवार। कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, पर यहाँ क्या होगा? कोई तीसरा ही अर्थ देगा, है ना। लंबा प्लस उदर, मतलब लंबा है उदर जिसका पेट लंबा है, तो वो किसको इंगित कर रहा है? ये आपके गणेश को इंगित कर रहा है ना। किसको इंगित कर रहा है बच्चों? ये गणेश भगवान को इंगित कर रहा है। लंबोदर उनको बोलते हैं। तो तीसरा ही अर्थ दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो आपका योगरूढ़ हो जाएगा। आई होप आप रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। निम्न में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? बोलता है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो इनमें से कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? सम प्लस
युक्त, है ना। तुक्के मारेंगे तो देखो गलत करेंगे, है ना। यहाँ समझना है सम प्लस युक्त, सम मतलब समान, है ना, समान चीज़ों से युक्त होकर जो वाक्य बने हैं, माने दो वाक्य समान रूप से आए होंगे, दो स्वतंत्र वाक्य होंगे। जो स्वतंत्र वाक्य जब जुड़े होंगे तो वही क्या होंगे, वो आपके संयुक्त कहलाएंगे। और मिश्र वाक्य, जैसे ये क्या है, ये आपका संयुक्त वाक्य को दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। दोनों क्या स्वतंत्र हैं, ना। देखो मैंने खाना खाया, एक वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र है। मेरी भूख मिट गई, मेरी भूख मिट गई, ये भी स्वतंत्र है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने खाना खाया इसलिए मेरी भूख मिट गई, यहाँ इसलिए नहीं है, और है। और क्या है, ये योजक है, दोनों को समानता दिखाने का काम कर रहा है, ना कि दोनों को तोड़ने का काम कर रहा है, ना, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये आपके संयुक्त। यदि मिश्र की बात करें बच्चों, तो मिश्र में क्या होगा, दो वाक्य होंगे, लेकिन एक पूर्ण वाक्य होगा और दूसरा आश्रित होगा। अब यहाँ आश्रित कैसे, इसी को ही बनाते कि मैंने खाना खाया इसलिए मेरी भूख मिट गई। तो अब भूख मिटने का कारण क्या था, खाने का, है ना, कि मैंने खाना खाया इसलिए। शब्द है ना, शब्दों पे ध्यान देना। ये एक शब्द अगर यहाँ वहाँ हुआ तो पूरा वाक्य ही बदल जाएगा, ठीक है। तो मिश्र वाक्य की बात करें तो जब दूसरा वाक्य पहले के ऊपर डिपेंड हो, यहाँ डिपेंडेंसी को दिखाएगा, है ना। और सरल वाक्य की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई वाक्य किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, नॉर्मल वाक्य होगा कि मैं जा रहा हूँ, मोहन खा रहा है। तो ये क्या है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों, संसार, जाने वाला, सुरसरी या जहन्नुम। तो यदि इसकी बात करें तो सुरसरी, ये जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची है। तो सुरसरी भी आपका गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स बहुत सारे बच्चों को मिले होंगे तो वहाँ आप दिखते होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है इनमें रियायत शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं। ये CRPF कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। इनमें रियायत शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो रियायत की बात करें तो बच्चों कौन सा नहीं है, प्रत्यर्पण, अनुकंपा, कमी या अनुग्रह। तो यदि प्रत्यर्पण की बात करें तो ये रियायत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेपरेट वीडियो मैंने बना दी हैं आपके वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से संबंधित, आप वहाँ आप चेक कर सकते हैं। और जो पुलिस के मॉक टेस्ट हैं बच्चों, उनको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके मॉक ही हैं। नाम होता है सिर्फ, है ना, कि पुलिस का है तो पुलिस के लिए, वो ऐसा नहीं है ना। वो व्याकरण तो व्याकरण ही है, वो सबके लिए सार्थक है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए। सीताराम।